नमस्कार। तो बच्चों, आज हम समरूपता की जो प्रश्नावली है वो उसका अभ्यास शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और उसकी विलोम प्रमेय दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम समरूपता की अवधारणा को समझेंगे। तो इससे पहले बच्चों, आपने जब वो छोटी कक्षा में, जैसे कक्षा 7 से ही जो हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो सर्वांग समता को पहले थोड़ा सा अपने उसका पुनर्स्मरण कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सर्वांग समता बच्चों, ये जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। सर्व प्लस अंग प्लस सम, ठीक है। यानी इसमें सर्व का मतलब हो गया सभी, अंग यानी उसके भाग हो गए, सम यानी समान। यानी यदि कुछ ज्यामितीय आकृतियां ऐसी हो जिनके सभी संगत जो अवयव हैं वो समान हो, तो वो क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां बच्चों इस प्रकार की है, जैसे आपकी गणित की किताब है। यदि कक्षा की सभी गणित की किताबों को इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो पूरा ढक लेती है। यानी उनके समानुपाती भाग जो है वो, उनके जो संगत भाग है बच्चों, वो बराबर होते हैं। जैसे उनकी लंबाई एक जैसी होती है, चौड़ाई एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पर आप ये कुछ चित्र देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वृत्त आप देख रहे हो। यदि इस वृत्त को इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल पूरा ढक लेगा। इसी प्रकार यहाँ जो आप वर्ग देख रहे हो, जैसे इसकी 2 भुजाएं, इसकी भी जो है 2 सेंटीमीटर है भुजा, तो इसको यदि इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी पूरा ढक लेगा। इस प्रकार से सर्वांग सम आकृतियां जो है बच्चों वो होती है जो जिनका आकार जो है वो बराबर होता है, ठीक है। तो सर्वांग सम में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि इनमें आकार समान होता है। यानी इनका जो आकार है वो एकदम समान होता है और एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वो एक दूसरे को पूरा ढक लेती है, ठीक है। उनके संगत यदि अवयवों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक दूसरे को पूरा ढक लेती है। तो जो सर्वांग सम आकृतियां होती है बच्चों, उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं और साथ में जो है उनको एक दूसरे ऊपर रखने पर वो पूरा ढक लेगी। तो इनमें भुजाएं भी समान होती है। जो सर्वांग सम होते हैं उसमें क्या होती है? भुजाएं समान होती है। इनकी भुजाएं समान और कोण भी समान। भुजाएं जो संगत भुजाएं क्या होती है? संगत आप कह सकते हैं, संगत भुजाएं समान होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। कोण भी इनके समान होते हैं। तो ये तो सर्वांग समता की बात थी। अब हमारी जो ये प्रश्नावली है वो समरूपता पर निर्भर है। तो समरूपता में बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 शब्द हैं, सम और रूपता। यानी इनका रूप समान होना चाहिए। तो यहाँ तो आकार इनका समान था, यहाँ रूप का मतलब हो गया बच्चों इनकी आकृति समान हो। यानी आकृति जो है वो समरूप जो आकृतियां होती है, समरूप जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनकी आकृति क्या होती है? समान होती है। आकार समान नहीं होता है। यानी आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकृति समान होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वृत्त जब 1 सेंटीमीटर वाले हैं, ये 2 सेंटीमीटर वाले हैं, ये 3 सेंटीमीटर वाला है, तो इनका आकार समान है। आकृति इनकी एक जैसी है, आकार समान नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग दे रखे हैं या त्रिभुज दे रखे हैं। तो हम छोटे बड़े त्रिभुजों को सभी को त्रिभुज बोलते हैं कि उनकी आकृतियां जो है वो समान होती है। तो इस प्रकार से जो समरूप आकृतियां होती है उनका रूप समान होते हैं। जैसे हम प्राणी जाति जो है या बहुत सारी वस्तुएं उनको समझते हैं, वो छोटी बड़ी होती है लेकिन हम उनको एक ही नाम से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली का बच्चा छोटा है तो भी हम बिल्ली का बच्चा क्यों बोलते हैं? क्योंकि समानुपातिक रूप से उसके जो सभी अंग है वो बड़ी बिल्ली के समान होते हैं। तो इसलिए जो समरूप आकृतियां होती है उनका रूप समान होता है। यानी आकृति उनकी समान होती है, आकार समान नहीं होता है। तो जो सर्वांग समरूपता की बच्चों जो मूल जो इसकी अवधारणा है या मूल इसका जो है वो इसमें यह है कि इनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती होती है और कोण समान होते हैं। तो इस चीज को अपने समझेंगे यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज है
एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, तो यदि हम इनकी संगत भुजाओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले जो है, जैसे यदि हम PQ की बात करें, PQ और AB की बात करें, तो PQ बट्टे AB क्या होगा आप देखते हैं इसमें। जैसे PQ और AB का अनुपात क्या है, तो PQ आपके पास है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और AB आपके पास है 4, तो इनका अनुपात आ गया 3/4। इसी प्रकार फिर हम बात करें यदि PR की, तो PR जो है उसका, और यदि AC की बात करें तो PR/AC लेंगे तो PR आपके पास कितना है 3.6 है और AC आपके पास 4.8 है। तो इसको हम यदि सरल करें तो ये भी बच्चों कितना आएगा 3/4 आएगा। फिर इसी प्रकार यदि हम बात करें QR की और BC, तो QR/BC यदि हम लेते हैं तो ये आपके पास है 4.5 और ये आपके पास 6.0। इसको सरल करेंगे तो ये भी आपके पास कितना आएगा 3/4। तो आप देख सकते हैं कि PQ/AB यानी PQ/AB बराबर आ गया बच्चों PR/AC और ये बराबर आ गया QR/BC और ये सभी किसके बराबर हो गए, ये सभी हो गए 3/4। यानी इनकी सभी भुजाओं का अनुपात जब वो संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अर्थात इनकी भुजाएं समानुपाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती है। भुजाओं का अनुपात इनका जो है वो बराबर है और साथ में आप देख सकते हैं कि कोण P जो है बच्चों किसके बराबर है, कोण P जो है वो कोण A के बराबर है और कोण Q जो है वो कोण B के बराबर है, कोण Q बराबर कोण B है और कोण R जो है वो कोण C के बराबर। तो इस प्रकार आपने देखा कि भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण जो है बराबर है। तो इसमें अपने को ये एक बात और समझनी है कि बच्चों जो भुजाएं समानुपाती होती है उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि PQ की संगत जो है वो AB है, तो इसके सामने के कोण भी आप देख सकते हैं कि R और C बराबर है। तो संगत भुजाएं वो होती है जिनके सामने कोण बराबर होते हैं और संगत कोण वो होते हैं जिनकी भुजाएं, जिनके सामने भुजाएं समानुपाती है। तो ये अपने को इसको अच्छी तरह देखना समझना है और बच्चों इनके नाम लिखने की भी जो एक जो तरीका है वो भी आपको ऐसे रहना चाहिए कि उनकी संगत जो कोण है वो जो है वो समानुपाती स्थिति में आनी चाहिए। तो बच्चों यदि इस त्रिभुज का नाम अपने यदि रखें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो इसको ये समरूप होने का जो चिन्ह होता है तो इसका दूसरे त्रिभुज का नाम जो है वो PQR रखेंगे, PQR रखेंगे, क्योंकि A का संगत कोण P है, B का संगत कोण Q है और C का संगत कोण R है। और यदि इस त्रिभुज का नाम रखा जाए BCA, यदि हम त्रिभुज इसका नाम रखें BCA, तो बच्चों इसका नाम जो लिखा जाएगा वो भी, चूंकि B का संगत Q है और C का संगत R है, तो इसका नाम शुरू होगा QRP, अर्थात ये जो इनके संगत जो शीर्ष है वो भी समान स्थिति में आनी चाहिए। A जो है P के साथ, B जो है वो Q के साथ और C जो है वो R के साथ होना चाहिए। और इसी प्रकार की भुजाएं भी समानुपाती स्थिति में आ जाती है, जैसे BC PQ हो गई, फिर AB जो है वो PQ हो गई, BC जो है वो QR हो गई और फिर CA जो होगी बच्चों वो RP हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी संगत जो शीर्ष है वो समान स्थिति में होनी चाहिए नाम इसमें भी। और यदि इसका नाम आप बदल करके ACB रखें
त्रिभुज ACB रखें तो जो है वो ये इसका नाम ACB रखेंगे तो इसका नाम हमें रखना पड़ेगा PRQ, त्रिभुज PRQ रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देख लीजिए कि इनके नाम भी जो है हमें शीर्षों के संगत शीर्षों के अनुसार ही लिखना होगा, अदरवाइज जो हम इनको सर्वांग सम नहीं कह सकते। तो ये भी इनकी एक शर्त है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सर्वांग समता की जो अवधारणा समझ में आई होगी और समरूपता की भी आई होगी। तो सर्वांग समता में जो है वो बिल्कुल आकार उनके समान होते हैं। तो दो बातें याद रखनी है आपको, भुजाएं इनकी समान होती है, कोण समान होते हैं, और समरूपता में बच्चों भुजाएं समानुपाती होती है, कोण बराबर होते हैं। तो भुजाएं यहाँ पर समानुपाती होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद अपने लेते हैं इसके जो सवाल है 11.1 के। तो यहाँ पर हमारे पास ये 11.1 के प्रश्न हैं। तो इन 11.1 के प्रश्नों को यदि हम देखें उनके आधार पर तो आप ये कह सकते हैं कि सभी वृत्त जो होते हैं बच्चों, तो वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं, तो सारे वृत्त जो हैं वो सर्वांग सम नहीं होकर के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनको समान रूप के आधार पर ही क्या बोलते हैं कि सभी वृत्त हैं। तो सभी वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और सभी वर्ग भी बच्चों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, वर्गों की यदि भुजाएं समान है तो वो सर्वांग सम भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे छोटे बड़े सभी वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और यहाँ पर आपको कहा है कि ये जो त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, तो बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं परस्पर समान हो तो वो समबाहु त्रिभुज होंगे, वो समरूप होंगे, चाहे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनकी तीनों भुजाएं समान है तो दूसरे की भी तीनों भुजाएं समान होगी तो वो समरूप होते हैं। और भुजाओं की समान संख्या वाले दो वो समरूप कब हो सकते हैं, जब उनकी भुजाएं क्या हो। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब ये 3 भुजाओं वाले हों तो 3 भुजाओं वाले, 4 वाले हों तो 4 वाले, तो वो कब हो सकते हैं, जब भुजाएं उनकी क्या होती है, समानुपाती हो। तो इसकी पहली शर्त क्या हो, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, और इनके जो कोण हैं, ठीक है, यानी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं कि संगत भुजाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, और संगत कोण बराबर होनी चाहिए। ये संगत कोण जो है वो सर्वांग सम में भी समान होते हैं और समरूप में भी समान होते हैं। तो संगत कोण बच्चों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये दो बातें जो आप अच्छी तरह याद रख लीजिए कि समरूप बहुभुज वही होते हैं जिनमें भुजाएं समान हो, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, उनका अनुपात समान होना चाहिए, और उनकी संगत कोण जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ कुछ कथन है जो सत्य असत्य हमें बताने हैं। तो दो सर्वांग समाकृतियां समरूप भी होती है, ये कथन बच्चों सत्य है, क्योंकि जो सर्वांग सम होगी तो उनके संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती भी होगी, समान होने के साथ साथ वो समानुपाती भी हो जाती है, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कथन आपका सत्य है। फिर दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये बात जो है वो बच्चों गलत है, असत्य है, क्योंकि समरूप होंगे तो वो समान आकार के नहीं होंगे, उनकी आकृति समान होगी, तो आकार समान नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकते। फिर कह रहे हैं कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाएं जो है वो समानुपाती हो, तो ये बच्चों आधी बात सत्य है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती होने के साथ साथ कोण भी बराबर होने चाहिए, तो ये इसलिए कथन पूर्ण सत्य नहीं है। यहाँ पर ये जो बात की है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ दोनों बातें बता दी आपको, तो ये सत्य है। और इसके साथ साथ फिर यह कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पर सिर्फ संगत कोण की बात आई है, तो संगत कोण से ही काम नहीं चलता, संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। और फिर आपको जो यहाँ प्रश्न दिया है कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आकृति बनाकर देने, तो आप इसमें त्रिभुज या वर्ग या आयत कुछ ले सकते हैं।
समरूप आप लें तो उनकी भुजाएं समानुपाती लें और कोण बराबर ले लें, तो वो इस प्रकार से आपके लिए क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और कोण जो उनके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11.1 आपकी जो प्रश्नावली हो जाती है। अब हम 11.2 प्रश्नावली आपकी जो है वो, चूंकि वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुप्रयोग पर, उनके विलोम के अनुप्रयोग पर निर्भर है, तो हम चूंकि उन प्रमेयों को पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको 11.2 के प्रश्न करके बताऊंगा। तो मेरा आपसे कहना है कि आप एक बार जो इस वीडियो को गौर से सुने और समानुपाती क्या होते हैं, समानुपाती भुजाएं कैसे होती है, संगत कोण कैसे बराबर होते हैं, समरूपता सर्वांग समता में क्या अंतर है, इसको गौर से देखिए आप इस वीडियो को। और फिर उसके बाद जो है वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और उसका विलोम भी, उसको भी गौर से देखिए कि कहाँ उनका हम कैसे अनुप्रयोग करेंगे। तो फिर हम सवालों को शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।